नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा ब्रीडर्स में। तो अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा हुआ है, पिछला वाला, तो आपको पता होगा हमने लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन और उसके लीगल इंजरी रेमेडी वगैरह के बारे में बात करी थी और उसी का पोर्शन ये रह गया था। तो आज ये दूसरे वीडियो में पूरा कर रहे हैं, जिसको हम जनरल डिफेंसेस के नाम से जानते हैं। अब इससे पहले कि इसकी ओर बढ़ें, मैं इसको लिख देता हूँ कि इसको हम जनरल डिफेंसेस के नाम से जानते हैं। अब जनरल डिफेंसेस क्या डिफेंसेस होते हैं? इनका मतलब वो डिफेंस होता है जो कि एक डिफेंडेंट, जो अपोजिट पार्टी है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि भैया इन्होंने मेरे साथ सिविल रॉन्ग कमिट करा है, वो इनका आशय लेकर अपने आप को डिफेंड कर सकता है, इनका सहारा लेकर वो अपने आप को बचा सकता है। तो बेसिकली जो जनरल डिफेंसेस है, इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो जिसमें पहली जो कैटेगरी है उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेसिफिक जनरल डिफेंसेस, और जो दूसरी है वो वास्तव में जनरल डिफेंसेस का है। ठीक है, यानी कि पहली वाले को स्पेसिफिक डिफेंसेस बोलते हैं, दूसरी वाले को जनरल डिफेंसेस बोलते हैं। स्पेसिफिक डिफेंसेस वो डिफेंसेस होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक रॉन्ग में ही काम आते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक डिफेंसेस में अगर हम बात करें, तो अगर डिफेमेशन का प्रोविजन लिया जाए, ठीक है, तो डिफेमेशन में अगर व्यक्ति ये दिखा देता है कि उसने एक तरह से फेयर कमेंट करा है, यानी कि अगर उसने किसी चीज के बारे में फेयर कमेंट किया है, उसने कुछ भी गलत टाइप का नहीं किया है, तो ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कल ही अभी माननीय श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है डिफेमेशन के केस में। उन्होंने पूरी उन लोगों को जिनके नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है, उनको चोर वोर कह दिया था, कुछ ऐसे अपशब्द टाइप के यूज करे थे। तो अगर वो साबित कर दें कि उन्होंने ये फेयर कमेंट करा है, ये कोई भी मतलब घृणित आशय से या मैलाइस इंटेंशन से नहीं किया गया है, तो वो बच जाएंगे। तो स्पेसिफिक जो डिफेंसेस होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक, एक सिंगल स्पेसिफिक सिविल लॉ में ही यूज किया जा सकते हैं। जबकि जनरल डिफेंसेस वो डिफेंसेस होते हैं जो कि लगभग कॉमन होते हैं, जो ज्यादातर सिविल लॉ में इनको यूज किया जा सकता है। मतलब सारे के सारे सिविल लॉ में ये इनमें से कोई ना कोई जो डिफेंस है वो काम आ ही जाता है। अब जनरल डिफेंसेस में कौन कौन से डिफेंस आते हैं? तो इनमें सबसे पहला जो डिफेंस आता है उसको हम कहते हैं वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, या राइटिंग पे मत जाना, नॉन फिट इंजूरिया। वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या हुआ? आपने वो पढ़ा हुआ है अगर आईपीसी, तो आपको पता होगा आईपीसी में कंसेंट वाला प्रोविजन है, और कंसेंट वाले प्रोविजन में ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति किसी हार्म को बेयर करने की कंसेंट दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, तो अगर उसको भाई हार्म होता है, उसको अगर नुकसान होता है, क्षति होती है, तो वो सामने वाली पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया सकता। ठीक है, इसके पीछे का जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने हित का सबसे बेहतर निर्धारक, सबसे बेहतर जज होता है, और उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता कि हाँ अपने साथ नुकसान ना होने दे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक भैया हैं ए और दूसरे हैं बी। इन दोनों ने कहा कि यार काफी दिन से लाइफ ऐसे ही सीधी सीधी जा रही, कुछ ट्विस्ट नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, चलो आज हम दोनों ना मुक्केबाजी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। और तो दोनों ने करी बॉक्सिंग के लिए। भाई बात दोनों में तय हो गई कि चलो बॉक्सिंग करते हैं। अब इन दोनों को ही पता है कि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है कि अगर मुंह पे लग गया तो नाक पिचक जाएगा, दांत टूट जाएंगे, या अच्छा खासा मतलब नुकसान हो सकता है। कल को उनकी गर्लफ्रेंड उनका ऐसा चेहरा देख के उनको ब्रेकअप व्रेकअप भी कर सकती है। लेकिन फिर भी उन दोनों ने चूंकि कंसेंट जाहिर करी है, यहाँ पे कंसेंट दे के रखा हुआ है, इसलिए अगर ए बी का मुंह तोड़ देता है तो बी ए के ऊपर ये केस नहीं ला सकता कि भैया इन्होंने मेरा मुंह तोड़ दिया। तो ये इस चीज का है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई इंजूरी, जानते हुए कि इसमें मुझे इंजूरी हो सकती है, और फिर भी अपनी सहमति दी हुई है, तो ये वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के उसमें आएगा, और इसमें डिपेंडेंट को इसका डिफेंस मिल जाएगा। अब इसमें भी दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बताएंगे, पहले कलर चेंज कर लें। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि
पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कंसेंट की, यानी कि जो कंसेंट दिया जा रहा है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी तरह के फ्रॉड, कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या ऐसी चीज से कंसेंट ना लिया गया हो जिससे कि वो विशिएट किया जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मेयर नॉलेज इज नॉट इनफ, यानी कि अगर मेयर नॉलेज है, मात्र नॉलेज है इस चीज का कि इस गेम में भाई खतरा है, मुझे चोट लग सकती है, और फिर भी भैया वहां बैठे हुए हैं, तो अगर चोट लग गई तो डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि हाँ इन्होंने कंसेंट दी थी। भाई नॉलेज होना और कंसेंट देना ये अलग अलग चीज है। अब मेयर नॉलेज में आपको एक चीज बताते हैं, इसमें एक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर्स एंड सन्स का केस, जिसको हम स्टोन क्वेरी केस भी बोलते हैं, स्टोन क्वेरी केस। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ महोदय थे वो गए हुए थे, एक कारखाना टाइप का वो काम चल रहा था। तो उस कारखाने में काम क्या होता था, वहां पे पत्थरों को तोड़ा फोड़ा जाता था। तो पत्थरों को तोड़ने फोड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जो क्रेन होती है, क्रेन के थ्रू उठाया धरा जा रहा था। प्लेंटिफ महोदय वहां पे काम करने गए थे। प्लेंटिफ को ये पता था कि ये पत्थर तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है, यहाँ पर पत्थर से किसी को चोट भी लग सकती है, और भैया को वास्तव में एक पत्थर उनकी खोपड़ी पे गिर गया, उनको चोट लग गई। तो डिफेंडेंट ने कहा कि अरे इन्होंने तो कंसेंट दी हुई थी, तो वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में आएगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि भैया को केवल नॉलेज थी, और मेयर नॉलेज इज नॉट इनफ, खाली नॉलेज होने से उसने कंसेंट थोड़े ना दे दी थी। तो डिफेंडेंट का ये जो यहाँ पे वो डिफेंस ले रहे थे वो स्वीकार नहीं किया गया, और प्लेंटिफ को प्रॉपर कंपनसेशन दिलाया गया। तो ये तो हो गया सबसे पहला जो जनरल डिफेंस है। दूसरा जो जनरल डिफेंस आता है, दूसरा जनरल डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड का। भाई एक्ट ऑफ गॉड अगर आप देखें तो सबसे पहले भाई आपने वो देखी है ना, ओ माई गॉड मूवी, ओ माई गॉड में भी पूरी मूवी इसी पे बनी हुई है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। अब एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नेचुरल इवेंट हुआ है तो इवेंट वो नेचुरल ही, लेकिन एक ऐसा नेचुरल इवेंट हुआ है या अकरेंस हुआ है जो कि, जा भाई अकरेंस लिखना, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। पहली चीज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि पहले नहीं हुई है, मतलब ये थोड़ा एक तरह से अवश्यंभावी हो सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है कि जिसको, जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो सामान्य नहीं है, जो असामान्य है वो है। और दूसरी चीज ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन की हुई हो, यानी कि इंसान के हस्तक्षेप के बिना हुई हो। तो अगर ये दोनों चीजें उपस्थित हैं तो किसी अकरेंस को, किसी एक्ट को हम एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल आप सबको पता होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में आती है बारिश। भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई सब पानी पानी हो गया, ठीक है। या अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को आप कह सकते हैं, या आप वोल्केनो इरप्शन वगैरह को कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, तो ये सब चीजें एक्ट ऑफ गॉड में आएंगी, जो कि एक नेचुरल इवेंट या नेचुरल अकरेंस है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको आदमी देख नहीं सकता, फोरसीन इसको नहीं कर सकता, इनकी एक पहले से ही आकलन नहीं कर सकता, और ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो ये भी एक अच्छा खासा जनरल डिफेंस होता है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका नाम ही है इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी वो एक्सीडेंट जो कि अवश्यंभावी है, जिसको रोका नहीं जा सकता। वो दिखी हुई ना अवेंजर एंड गेम, जहाँ पे वो अपने भैया है ना, अरे क्या नाम था उनका यार, थैनोस कहता है ना आई एम इनएविटेबल, यानी कि मैं अवश्यंभावी हूँ, मुझको कोई रोक नहीं सकता। तो ये उस तरह के एक्सीडेंट होते हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है, मतलब एक प्रॉपर, एक रीजनेबल ड्यू केयर वगैरह यूज करके एक इंसान की औकात में नहीं होता कि इनको रोक सके। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको समझते हैं, केस था जिसको कहते हैं श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। इसको लिख देते हैं, श्रीधर
तिवारी वर्सेस UPSRTC। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में भैया हुआ ये कि एक बस थी, अच्छी खासी बस जो जा रही थी रोड पे, बस के पहिए कुछ ज़्यादा हो गए, ठीक है, और ये जा रही थी, इधर ये रोड है, इधर सामने से एक साइकिल वाला आ गया, ठीक है, ये साइकिल भैया चलाते हुए ये आ गए और इनको बचाने के चक्कर में बस वाले ने एक ऐसी ब्रेक मारी, मतलब खचक के ब्रेक मारी और पीछे से एक दूसरी बस आ रही थी और यहाँ आके टकरा गई, और मतलब दोनों का हालांकि नॉर्मल ही स्पीड था, ठीक है, मॉडरेट रेट स्पीड में थे, फिर भी अच्छी खासी चोट लगी। तो इसको इनएविटेबल एक्सीडेंट माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ने भरसक प्रयास करा, अपना इंसानी औकात पूरा झोंक दिया एक्सीडेंट को रोकने के लिए, लेकिन चूंकि उस दिन बारिश भी हुई थी और सड़क पे अच्छा खासा पानी वगैरह पड़ा हुआ था, तो स्लिप करके भाई रुक नहीं पाई बस, और साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में ये दोनों लोग आपस में भिड़ लिए और अच्छा खासा नुकसान कर लिया। तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का है। नेक्स्ट जो है, जो चौथे नंबर का जनरल डिफेंस है, वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, अब इसके अंतर्गत वो अथॉरिटीज आती हैं जिनका इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा एक स्टेट्यूट के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा किया गया है, कानून के द्वारा किया गया है, जैसे कि CBI, ED और ये ऐसे ही जो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट वाले हैं इन सबको। तो अगर ये कहीं पर मान लीजिए कि अपना कुछ काम कर रही हैं और वहाँ पर अगर किसी बंदे को नुकसान हो जाता है, तो उस अथॉरिटी के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि उस अथॉरिटी ने पहले से एक कायदा बना के रखा हो कि मेरी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो हम लोग कंपनसेट कर देंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि गाँव में और शहरों में होता है ना कि मान लीजिए एक रोड बन रही है, ये रोड बन रही है और इसके अगल बगल ये लोगों के खेत हैं, हालांकि मैंने छोटे छोटे बना दिए लेकिन बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है। तो इस खेत को अगर रोड का ये विस्तारीकरण हो रहा है, ये रोड और चौड़ी किए जा रही है, तो ये वाली जमीनें भी हड़पी जाएंगी ना। तो ये जमीनें जब एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो हड़प रही है, तो अब इसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है कि आपको कंपनसेशन खुद से ही देते हैं। तो ये एक जनरल डिफेंस में आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है 5th नंबर का, जिसको हम प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं। प्राइवेट डिफेंस, अगर आपने IPC पढ़ा हुआ है, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अगर आपने IPC पढ़ी हुई है तो आपको याद होगा कि प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे दिया गया है। तो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत वो सारे डिफेंसेस आते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति अपने स्वयं की बॉडी को या प्रॉपर्टी को, ठीक है, या किसी दूसरे की बॉडी को या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर वो एक रीजनेबल फोर्स को यूज करता है तो ये प्राइवेट डिफेंस कहा जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत काम करते हुए सामने वाले को एक सिविल इंजरी कॉज कर देता है, तो वो भी भाई एक डिफेंस है, ठीक है, उसके खिलाफ भी केस नहीं किया जा सकता। वो बच सकता है कि हाँ भैया हम तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे और ये भैया खुद से ये चोट लग गई इनको और हम जिम्मेदार नहीं हैं। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है वो है प्लेंटिफ रॉन्गडूअर का। अब प्लेंटिफ रॉन्गडूअर का मतलब क्या हुआ कि, हाँ एक मिनट लिखते हैं भाई, स्पीड मेरी हल्की है, उम्मीद करते हैं आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। प्लेंटिफ रॉन्गडूअर का मतलब ये हुआ कि आपको पता ही है ना कि सिविल सूट जब आएगा इसमें तो एक पार्टी प्लेंटिफ होगी, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट होगी। तो अगर प्लेंटिफ की गलती नहीं होगी तभी ना डिफेंडेंट से आप कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन पता चला सबसे पहली गलती तो प्लेंटिफ ने ही करी है, तो आप डिफेंडेंट से कहाँ से ले सकते हैं कंपनसेशन। तो इसको भी प्लेंटिफ रॉन्गडूअर, ये भी एक तरह का जनरल डिफेंस ही है। अब जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक भैया हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए एक आदमी है और ये एक दूसरे का घर है, घर का एक एरिया है, यहाँ पर ये ट्रेसपास करने आ गए, यहाँ पे घुसने वाले हैं और ये भैया यहाँ पे छत पे चढ़े देख रहे हैं, जो दूसरे भैया हैं वो छत पे चढ़े ये देख रहे हैं और इन्होंने यहाँ से उठा के पत्थर खींच के मारा इनके खोपड़ी पे और खोपड़ी फोड़ दिया।
चलो भाई, डिफेंडेंट से आप अगर वो ट्रेसपास कर रहा था तो आप यहाँ पर कंपनसेशन ले सकते थे, उसके खिलाफ केस ठोक सकते थे, ये तो अलग बात होती। लेकिन आप खुद ही जज बन गए, मैं ही नायक, मैं ही विधाता, पता नहीं क्या क्या, उठा के पत्थर उसकी खोपड़ी फोड़ दिए। तो वो तो खाली ट्रेसपास कर रहा था, आपने उसकी खोपड़ी फोड़ के उसको एक बड़ी इंजरी कॉज कर दी है, इसलिए आप यहाँ पर खुद रॉन्ग डूअर हैं, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, जिसको हम कहते हैं, यार बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, नेसेसिटी या आवश्यकता। आपने अगर, फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपने आईपीसी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एक ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए लेसर हार्म किया जा सकता है। तो इसको, इस पूरी प्रिंसिपल को बोलते हैं नेसेसिटी का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, कोई बहुत ही बड़ा, जैसे आप सिंपली आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा ना, एक आईपीसी में वो एग्जांपल दिया जाता है कि मान लीजिए ये लाइन से ढेर सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, 1 झोपड़ी, 2 झोपड़ी, 3 झोपड़ी, ये ढेर सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आग लग गई, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर 1 नंबर में आग लगी और हवा चल रही, तो ये बढ़ते बढ़ते 2 नंबर और 3 नंबर इधर बढ़ रही थी। तो यहाँ पर अगर इन बाकी के 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की झोपड़ी को बचाने के लिए 3 नंबर वाली झोपड़ी को गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि इस चैन को तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इसको तोड़ेगा उसके ऊपर आप सिविल सूट नहीं ला सकते कि इसने मेरा घर तोड़ दिया, क्योंकि वो बाकी के इतनी सारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसने ये एक्ट किया है, इसलिए ये नेसेसिटी के प्रोविजन में आ जाएगा। और सबसे सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो है मिस्टेक का। भाई नाम ही से पता चल रहा होगा आपको, मिस्टेक ये ज्यादा हो गया, हाँ, मिस्टेक नाम से पता चल रहा होगा। अगर आपने आईपीसी पढ़ा हुआ है तो आईपीसी में भी यही चीज है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही चीज बताई गई। एक वहाँ पे प्रिंसिपल है मिस्टेक का, जिसको बोलते हैं इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट की मिस्टेक की वजह से उससे कोई ऐसा सिविल रॉन्ग हो गया है, तो ये एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, यहाँ पर उसको सजा नहीं दी जाएगी, और ये भी यहाँ पर एक गुड डिफेंस की तरह काम करेगा। और सबसे लास्ट जो वो है एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, इसको आप एक तरह से ट्रिपल एक्ट भी बोलते हैं। तो ट्रिपल एक्ट में ये एक मैक्सिम है लैटिन की, जिसको बोलते हैं दे मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, दे मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जिससे कि आदमी को बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्लाइट हार्म हो रहा है, तो इसमें भाई ये एक्शनेबल नहीं है कि आप इसके खिलाफ, मान लीजिए कि अगर किसी ने ऐसा थप्पड़ मारा हुआ है कि दांत वांत पूरा हिल गए, पूरे जबड़े हिल गए, तो आपका केस करना बनता है कि इन्होंने मारा और मेरा चेहरा वगैरह बिगाड़ दिया, मैं तो डेट पे जा रहा था, अब कैसे डेट पे जाऊंगा, ऐसा क्या क्या, मतलब ये सब करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको ऐसी उंगली टच कराई है और मतलब हल्का फुल्का धक्का वक्का दिया, तो आप इस पे केस थोड़े ना कर सकते हैं। तो ट्रिपल एक्ट में आएगा, छोटी चीजें हैं, माफ करो, जाने दो यार, थोड़ा उदार बनने की कोशिश करो, हर चीज पे केस मुकदमा नहीं लाते यार। वैसे भी उत्तर प्रदेश की जो, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, जो भारत की जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उस पर बहुत ही बर्डन है यार। 5 करोड़ केसेस हर साल वो होते हैं, 2 करोड़ निपटाए जाते हैं, 3 करोड़ फिर भी पेंडिंग चले जाते हैं। तो इतने सारे केस हैं, थोड़ा सा दयावान बनो, छोटी छोटी चीजों को अपने हाथ से निपटा लिया करो, ठीक है। कोई हल्का धक्का मारे
आप भी उतना ही धक्का मार दो, हिसाब बराबर। ठीक। हाँ, तो ये सारा का सारा प्रोविजन था। ये जनरल जो डिफेंसेस थे, स्पेसिफिक डिफेंसेस थे, ये मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अलग से एक पीडीएफ, जो मेरा एक खुद का एक टेलीग्राम चैनल है जो कि सेम नाम से है, अल्फा प्लीडर, आप वहाँ पे जाके इन सारे पीडीएफ को जो मैं बनाता हूँ, नोट्स को वहाँ अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप आकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि शायद नेग्लिजेंस का होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।